हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका एंट्रेंस एग्जाम खत्म हो गया। ऑलरेडी आप लोगों ने अपने अपने कोर्स में, चाहे बीए हो बीएससी हो, सब लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन ले लिया है। ठीक है, तो जो बीए वाले बच्चे थे उनके लिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना, जब वो बीए करते हैं मेन कैंपस से, तो उनके लिए भी कुछ किया जाए। ठीक है, तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए टारगेट जो सेमेस्टर है, टारगेट सेमेस्टर पर हम लोगों ने सारथी नामक बैच लेकर के आया है। और ये स्पेशली बीए बीएससी बीकॉम सभी लोगों के लिए है। और हम बीए वालों को पढ़ाएंगे, उसमें हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी और भी विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट जो होंगे, अलग अलग मेंटर्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियोस को, आज के सिलेबस डिस्कशन को, और देखेंगे हम लोग सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सिलेबस पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड में डिवाइड है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है और पेपर सेकेंड में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, बीए फर्स्ट सेमेस्टर, पेपर फर्स्ट है। तो पेपर फर्स्ट में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका सिलेबस भी यूनिट वाइज डिवाइड है। ठीक है ना, तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 में क्या क्या चीजें हम लोग को पढ़नी है, इसके बारे में भी चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, यूनिट 1 देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मतलब हम लोग डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं किसके, पॉलिटिकल साइंस के। नेचर यानी कि प्रकृति को पढ़ेंगे, और उसके जो स्कोप यानी कि जो दायरे हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस कहाँ से स्टार्ट होता है, पॉलिटिकल साइंस के जनक कौन से हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, मिडेवल एंड जो एंशियंट पॉलिटिकल साइंस है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, सभी प्रकार के नेचर्स को हम लोग समझेंगे। ठीक है ना, उसके बाद रिलेशन विथ अदर सोशल साइंस मेथड्स ऑफ स्टडी, मतलब एक तरीके से अदर सोशल साइंस से जो पॉलिटिकल साइंस है ये किस तरीके से रिलेटेड है। जैसे सोशल साइंस में आपका सोशियोलॉजी आ जाएगा, उससे कैसे रिलेटेड है, हिस्ट्री आ जाएगा, उससे कैसे रिलेटेड है, इकोनॉमी आ जाएगा, उससे कैसे रिलेटेड है, और भी विभिन्न प्रकार के जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट है उनसे कैसे रिलेटेड है। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो यूनिट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे अप्रोच ऑफ स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। मतलब क्या है कि जो पॉलिटिकल साइंस है, जो राजनीति विज्ञान है, इसके अप्रोच यानी कि उपागम को भी हम लोग पढ़ेंगे कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के उपागम कौन कौन से हैं, जो पॉलिटिकल साइंस को कहीं ना कहीं डेवलप करने का काम करते हैं, कहीं ना कहीं एक दायरा और एक अलग विषय के रूप में पॉलिटिकल साइंस को देखने का काम करते हैं या फिर बनाने का काम करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए भाई, इसमें क्या है, सबसे पहला है ट्रेडिशनल अप्रोच, यानी कि जो प्रथाएं शुरू से चलती चली आ रही हैं उसमें कैसे चेंजेस आता है, क्या पॉलिटिकल साइंस की सबसे बेसिक चीजें रही होंगी, उसके बाद कुछ मॉडर्न चीजें आई होंगी, सॉरी मिडिवल चीजें आई होंगी, फिर मॉडर्न चीजें, और कैसे पॉलिटिकल साइंस धीरे धीरे डेवलप हुआ। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लूंगा कि जब हम लोग शुरू शुरू में पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे थे तो यूनान में बेसिकली छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, तो उन राज्यों का अध्ययन ही पॉलिटिकल साइंस कहलाता था। बाद में लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, ये राज्य नहीं बल्कि हम सरकार का अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य तो अमूर्त संस्था है और सरकार कहीं ना कहीं उसमें भूमिका निभाती है। तो सरकार जब उसमें भूमिका निभा रही है, इसलिए सरकार को हम लोग पढ़ें तो पॉलिटिकल साइंस होगा। फिर ये कॉन्सेप्ट आया कि नहीं, दोनों की बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए जब हम लोग सरकार का भी अध्ययन करते हैं और जब राज्य का अध्ययन करते हैं तब जाकर के पॉलिटिकल साइंस होता है। ठीक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं डेवलप होकर के आई हैं। इसमें इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्था को पढ़ेंगे, हिस्टोरिकल यानी कि हिस्ट्री के क्या इंपैक्ट है पॉलिटिकल साइंस पे, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद जो फिलोसफिकल चीजें हैं इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक की बातें सबको क्लियर हो चुकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हम लोग बिहेवियरल बिहेवियरल यानी कि व्यवहारवाद पढ़ेंगे। व्यवहारवाद का मतलब आप लोग समझते हैं, व्यवहारवाद, व्यवहारवाद का मतलब क्या है कि जो मानव है इसके व्यवहार का हम लोग अध्ययन करेंगे, तब जाकर के हमारा पॉलिटिकल साइंस कहलाता है। जनरली ऐसे हम लोग समझे कि किसी एक बिंदु पर मानव के विभिन्न विभिन्न प्रकार के व्यवहार होते हैं, मानव के व्यवहार। जैसे जैसे अगर हम लोग बात करें एक कोई संस्था, जैसे हम लोग चुनाव आयोग के ले लें, ठीक है ना, क्या ले लें, चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग को ले लें तो चुनाव आयोग को कुछ लोग कहेंगे कि ये सही है, निष्पक्ष है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, किसी एक पार्टी के पक्ष में है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं। अभी ये कंट्रोवर्शियल मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, अभी इस समय वर्तमान समय में ये बहुत कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है चुनाव आयोग, हालांकि इसने कुछ जवाब भी दिया है। ठीक है,
लेकिन फिर भी अब इसको कंट्रोवर्सी में लाया गया, कटघरे में लाया गया तो लाया गया। ठीक है, वही बातें हैं कि जो व्यक्ति होता है, जो मानव होता है, उसका व्यवहार अलग अलग होता है अलग अलग चीजों पे। अगर एक ही बिंदु पे 10 व्यक्ति को खड़ा कर दे तो वो 10 तरह की बातें करेंगे। बात समझ में आई? उसके बाद जो पोस्ट बिहेवियर है, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, ठीक है, व्यवहारवाद, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। आज वर्तमान समय में जो मॉडर्न टाइम में जो व्यक्ति हैं, सभी चीजों को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या अपने विचारधारा रखते हैं, क्या क्या करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 में कौन कौन सी चीजें हैं भाई? स्टेट है, स्टेट, राज्य। राज्य का ओरिजिन देखेंगे कि मतलब राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद है नेचर एंड एंड्स, मतलब राज्य कैसे खत्म हुआ, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये बना। ठीक है ना, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। उसके बाद वेलफेयर स्टेट, यानी कि कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य जो होते हैं ये किस प्रकार से होते हैं, कब इनकी कल्पना पहली बार की गई थी, क्या वर्तमान समय में सभी राज्य कल्याणकारी राज्य हैं क्या? जैसे भारत के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो जो डीपीएसपी है ना, जो डीपीएसपी है, ये जो डीपीएसपी है ये कहीं ना कहीं भूमिका निभाता है जो भारत है, भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने में। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हम लोग देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, यानी कि लॉ को हम लोग पढ़ेंगे, जस्टिस पढ़ेंगे, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, लिबर्टी और इक्वलिटी यानी कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब चीजें क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, और कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ यानी कि जो लॉ है ना, जो कानून है, कानून की अवधारणा को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई, ये तो हो गया आपका पेपर 1, ये हो गया आपका पेपर 1। लेकिन पेपर 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसको हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीजें, और मैं बता दूं, यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूं। यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका LUBA फर्स्ट सेमेस्टर सारथी नामक बैच। जितना जल्दी आप इसको रजिस्टर्ड कर लो उतना आपके लिए बेहतरीन होगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि जितना जल्दी रजिस्टर्ड कर लो उतना बेहतरीन होगा? क्योंकि भाई इसका प्राइस कब बढ़ जाए कोई गारंटी नहीं। ध्यान दीजिए आप, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं भाई? सब्जेक्ट है आपके इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी। ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, ये सब के सब सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। इसके फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, थ्योरी, क्वेश्चंस, क्लास नोट्स, पीडीएफ। थ्योरी क्वेश्चंस क्यों दिया जाता है भाई? थ्योरी क्वेश्चंस इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपको सब्जेक्ट का गहरा नॉलेज हो। अगर थ्योरी क्वेश्चंस आप पढ़ लेते हैं तो थ्योरी क्वेश्चंस के आंसर को भी लिख सकते हैं, और अगर आपका एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम आ जाए तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है क्लास नोट्स और पीडीएफ, ये सब का सब आपको कहाँ मिलने वाला है? ये सब का सब आपको मिलने वाला है ऐप में। टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड कर लो बाबू, उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करें भाई, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए जाएंगे, क्योंकि अगर आपका एग्जाम का पैटर्न एमसीक्यू हो गया ना तो फिर आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी है। शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि शॉर्ट नोट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आप नहीं देखे रहेंगे फिर आपके लिए समस्या हो सकती है। ठीक है, इसलिए शॉर्ट नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है पर्सनल मेंटरशिप। अब यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी मेंटर हैं यहाँ पे नीतीश सर है, उत्कर्ष सर है, मैम है, रीना मैम है, मैं हूँ, या प्रयाग सर है, मतलब जितने भी टीचर्स हैं। ठीक है, ओके, तो इतनी बेहतरीन फैकल्टीज, इतने बेहतरीन मेंटर्स हैं, तो जितना जल्दी आप लोग रजिस्टर्ड कर लेंगे उतना बेहतरीन होगा। और कहीं ना कहीं जो टारगेट सेमेस्टर इसके द्वारा टॉपर्स दिए गए हैं हर यूनिवर्सिटी में, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिग अनाउंसमेंट हुआ था, तो उसमें जो टॉपर्स थे उनको दिखाया गया था कि कौन कौन से बच्चों ने टॉप किया था, और उनको सरप्राइज भी दिया गया था, प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भाई। अब देख लेते हैं हम लोग दूसरे पेपर को। दूसरा पेपर हम लोगों का कौन सा है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो पहला पेपर हो गया, दूसरा पेपर देख लेते हैं भाई। ये देखिए, ये है आपका सेमेस्टर फर्स्ट और पेपर 2। ठीक है ना, पेपर 2 भी 4 यूनिट में डिवाइड है आपके। ठीक है, पेपर 2 भी 4 यूनिट में डिवाइड है, और कौन कौन से यूनिट में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है चलिए चर्चा करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रीयता की अवधारणा का बर्थ कैसे हुआ, यानी कि जन्म कैसे लिया राष्ट्रीयता, और ग्रोथ कैसे ग्रोथ हुआ, मतलब
आपको मैं बता दूं 1857 की जो क्रांति है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, जो नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रीयता है, उसको डेवलप करने में, ठीक है। और इसका ग्रोथ भी बहुत तेजी से हुआ भारत में, बहुत तेजी से। उसी समय, उसी के बाद ही तो ग्रोथ होने लगा, बहुत तेजी से डेवलप हुआ। और एक समय के बाद भारत में इतना ज्यादा नेशनलिज्म आ गया, इतनी ज्यादा राष्ट्रवाद की बात आ गई कि बहुत बड़े लेवल पर डेवलप हुआ और फाइनली अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा था, ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कैसे आया अस्तित्व में, इसके बारे में हम लोग को कंप्लीटली जानकारी करनी है। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, इसकी क्या भूमिका रही है, ये कितनी हद तक भूमिका निभाई है, कौन कौन से अधिवेशन रहे हैं, अधिवेशन की कौन कौन सी विशेष विशेष बातें रही हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ऑफ द मॉडरेट टू एक्सट्रीमिस्ट। एक तरीके से आपने देखा कि नरम दल भी है, गरम दल भी है, कैसे कैसे वो डिवाइड हो जाते हैं, फिर जाकर के मिलते हैं और फिर एक टाइम के बाद अंग्रेजों को दोनों लोग मिलकर के भारत से बाहर ले जाने का काम करते हैं या फिर भारत से बाहर भेज देने का काम करते हैं। हालांकि उस समय कंडीशन बताएंगे कि क्यों सभी लोग सक्सेसफुल हो गए, सफल हो गए भारत से अंग्रेजों को भेजने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया में रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट कैसे डेवलप हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या काम किया, क्या भूमिका निभाई, इसका कहां तक उपयोग किया गया और कितनी हद तक इसकी भूमिका रही भारत को आजादी दिलाने में। गोल्स एंड स्ट्रेटजी। स्वराज पार्टी को भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और जो विभिन्न प्रकार के और भी छोटी छोटी जो दल थे जो डेवलप हुए थे, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स को भी हम लोग देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि कैसे कैसे ये भी भूमिका निभाया भारत को आजाद कराने में, ठीक है बाबू। यहां तक की बातें आपको कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यूनिट नंबर 3 में आ जाते हैं हम लोग। यूनिट नंबर 3 में देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो सिविल डायसोबीडियंस मोमेंट्स, जो सिविल मोमेंट्स हुए थे, इसको हम लोग को पढ़ना है। और उसके बाद मैकडोनाल्ड अवार्ड को भी हम लोग को पढ़ना है। मैकडोनाल्ड बेसिकली प्रधानमंत्री थे, उनके अवार्ड क्या क्या, उसमें क्या क्या कंडीशन घटी थी, क्या क्या घटनाएं घटी थी, सभी के बारे में पढ़ेंगे। पूना पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1932 पूना पैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इसी समय गोलमेज सम्मेलन भी हम लोग पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे बोल सकते हैं हम लोग, संविधान का आधार भी बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो प्रावधान थे संविधान में यहीं से ले लिए गए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक बातों को पढ़ेंगे, कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद है क्विट इंडिया मूवमेंट्स, इसको भी हम लोग को पढ़ना है। पॉलिटिक्स ऑफ मुस्लिम लीग, किस तरीके से मुस्लिम लीग जो है वो पॉलिटिक्स करती है और एक टाइम के बाद तो प्रत्यक्ष कार्यवाही करती है, कहती है कि हम सबको तोड़ फोड़ देंगे, जो भी हमें करना होगा करेंगे, लेकिन पाकिस्तान हम लेकर के रहेंगे। तो इनके पॉलिटिक्स को भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत में क्यों आया, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन का आने का उद्देश्य क्या था, इसके आने का प्रभाव क्या पड़ा, उसके बाद भारतीय लोगों में कौन कौन सी चीजें हुई, कैसे कैसे हुई, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन भी देखेंगे। उसके बाद पार्टीशन ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का विभाजन क्यों हो गया और वो जो दुख की घड़ी, दुख की रातें थी, वो कैसे भारत के द्वारा बर्दाश्त किया गया कि भारत के 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे हमारे इस सिलेबस में। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है। सिलेबस आपने देख लिया, कहाँ से पढ़ना है ये भी आपने देख लिया। बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, कमी प्राइस है, और 20 अगस्त तक 15% का छूट भी चल रहा है। तो जल्दी से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए टारगेट गुरुकुल ऐप, और जितना जल्दी हो सके बैच को परचेज कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।